मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले चर्चाओं में हमने भारत में संघात्मक स्थिति और उसमें विद्यमान एकात्मक तत्वों की चर्चा की थी। जहां तक संघात्मक तत्वों का प्रश्न है, एक संघात्मक व्यवस्था में जो जो तत्व होने चाहिए वे सभी तत्व भारतीय शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। जहां तक एकात्मक तत्व का प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में कई ऐसे तत्व हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर मुड़ी हुई है। दोनों बातें या संघात्मक तत्व एकात्मक तत्व दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। संघात्मक व्यवस्था भी है और उसमें एकात्मक प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। मूल बात यह है कि जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, और उस दरमियान जबकि भारत का विभाजन हो चुका था, भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियां बहुत सिर उठा रही थीं, देशी राज्यों की बड़ी जबरदस्त समस्या थी। वह तो हमारा सौभाग्य था कि हमको एक अच्छे गृह मंत्री मिले जिनके प्रयासों से आखिरकार पूरा भारत एक रूप में संगठित हो पाया। तो इन सभी तत्वों के मद्देनजर संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि जब तक एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना शासन के लिए बहुत कठिन हो जाएगा या लगभग असफल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एक ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया जो संघ सरकार की शक्तियों को बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। एक बात और भी है कि भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था। आम जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं था। लंबी अवधि तक हम दासता का जीवन यापन कर चुके थे। हम में जितना विवेक होना चाहिए वह विवेक अंग्रेजों की दास्ता में झुका हुआ था। तो क्या यह संभव था कि हम अपने राज्यों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे देते और राज्य फिर मनमानी करते अज्ञानता के कारण? तो यह संभव नहीं था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया ताकि भारत की अखंडता और एकता की रक्षा की जा सके। ये सैद्धांतिक बातें हो गई। अब जरा देखें 1950 में संविधान लागू होने के बाद इस संघात्मक व्यवस्था का व्यवहार में क्या स्वरूप रहा है, भारत में किस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था लागू की गई है और वर्तमान समय में वह किस अवस्था में है। व्यवहार में इसका जरा हम परीक्षण करें। सबसे पहले आता है केंद्रीकृत संघवाद का युग। यह समय था 1950 से लेकर के 1967 तक या पंडित नेहरू के जीवन काल तक। इस अवधि में पंडित नेहरू का वर्चस्व पूरे राष्ट्रीय राजनीति में छाया हुआ था। कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। न केवल पंडित नेहरू का व्यक्तित्व पूरे राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त था, अपितु पूरे देश के अधिकांश राज्यों में, अधिकांश का 90% राज्यों में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। जब कांग्रेस का वर्चस्व लंबी अवधि तक विभिन्न प्रांतों में भी है, केंद्र में भी है, और केंद्र में ऐसा एक सर्वमान्य नेता है जिसका विरोध करने की हिम्मत, जिसकी आलोचना करने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो स्वाभाविक है उस पूरी अवधि में केंद्रीकृत संघवाद की प्रवृत्ति बनी रही। पूरी शक्तियां केंद्र की ओर प्रभावित होने लगी।
राज्य सरकारें चूंकि कांग्रेसी थी, इसलिए इन्होंने कभी भी केंद्र के किसी आदेश का या निर्देश का विरोध नहीं किया, उसकी आलोचना, उसका मुखालफत उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। यदि मान लीजिए किसी प्रसंग में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद होते थे, तो उसे दल के स्तर पर, दलीय स्तर पर उसको सुलझा लिया जाता था। परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्यों में एक बहुत ही बढ़िया सामंजस्य की स्थिति बनी रही। अब पंडित नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई। 1964 से 66 तक, 66 के जनवरी महीने तक लाल बहादुर शास्त्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री का समय बहुत कम था। इसके बाद जब 1967 में अगला चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद कांग्रेस को अनेक प्रांतों में असफलता मिली। केंद्र में भी उसको बहुमत नहीं मिल पाया, तो उसने अन्य दलों से, विशेष करके साम्यवादी दल से समझौता करके, साठगांठ करके मिलीजुली सरकार बनाया। तो इस अवधि में 67 से लेकर के 71 तक सहयोगी केंद्रवाद का समय रहा, जबकि केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग का भाव देखा गया। क्योंकि जब तक केंद्र सरकार हमारे पक्ष में नहीं होगी, तब तक राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनुदान नहीं दी जा सकती। क्योंकि केंद्र सरकार यदि नाराज है किसी राज्य से, तो स्वाभाविक है वह राज्य के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। और इसी प्रकार से यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, तो फिर राज्य का भला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भारत में एक सहयोगी केंद्रवाद की प्रवृत्ति रही, परस्पर निर्भरता का युग रहा। केंद्र सरकार को भी मालूम था कि हम समझौता के आधार पर या मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। और राज्य सरकारों को भी मालूम था कि जब तक संघ सरकार से हमको सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम राज्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो इनके बीच सहयोगी केंद्रवाद की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस बीच 1971 में चुनाव हुए। थोड़ी सी आपको इस घटना के बारे में बताऊं। 1967 में जब चुनाव हुए, तो श्रीमती गांधी की कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। तो उसने साम्यवादी दल के साथ समझौता करके मिलीजुली सरकार बनाई। इस बीच 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। नया राष्ट्रपति निर्वाचित करने की बात आई, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चुना नीलम संजीवा रेड्डी को। और कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की इच्छाओं को, उनकी चाह को ध्यान में नहीं रखा। श्रीमती गांधी नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध थी। तब श्रीमती गांधी ने कांग्रेसी लोगों से यह अपील की कि वे अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें, मतदान करें। और इसका परिणाम यह हुआ कि वी गिरी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए और नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, हार गए। इस घटना ने श्रीमती गांधी की व्यक्तित्व को और ऊंचा उठा दिया और इसी आधार पर आगे चलकर कुछ महीनों के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। श्रीमती गांधी के पक्ष में जो कांग्रेसी आए, उनको नाम दिया गया सत्ता कांग्रेस, और जो लोग श्रीमती गांधी के विरुद्ध थे, उनको नाम दिया गया संगठन कांग्रेस। तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, सत्ता कांग्रेस, संगठन कांग्रेस। इस बीच 1971 में 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध ने श्रीमती गांधी की चमत्कारिक व्यक्तित्व को अनुभव किया और तब श्रीमती गांधी ने अवसर का फायदा उठाने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की। 1971 में चुनाव हुए लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव के बाद श्रीमती गांधी की सत्ता कांग्रेस को लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल गया। अब श्रीमती गांधी ने
केंद्रीकृत संघवाद की प्रवृत्ति में आगे बढ़ना शुरू किया। पूरी शक्तियां श्रीमती गांधी के हाथ में केंद्रित हो गई। इसके बाद 1975 में उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने आंतरिक आपात की घोषणा की। आंतरिक आपातकाल 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल रहा। पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में, श्रीमती गांधी के हाथ में पूरे राष्ट्र की शक्तियां केंद्रित हो गई। कोई भी राज्य सरकार विरोध करने की के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। श्रीमती गांधी जैसा चाहती थी वैसा ही होने लगा। तो इस प्रकार से केंद्रीकृत या एकात्मक संघवाद का समय से हम इसे कहते हैं। पूरी और इमरजेंसी में तो वैसे भी संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होकर के एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो जब इमरजेंसी आई, इस 19 महीने की इमरजेंसी में पूरी शक्तियां श्रीमती गांधी के हाथ में केंद्रित हो गई और हर व्यक्ति, हर राज्य कृपा पाने के लिए श्रीमती गांधी के सामने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके खड़ा रहता था। 1977 में चुनाव हुए। ये चौथा है सौदेबाजी की प्रवृत्ति। 1977 में चुनाव हुए और श्रीमती गांधी को पराजय का मुख देखना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो वो मिली जुली सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो उसमें वो ताकत नहीं हो सकती जो एक दलीय सरकार में हो सकती है। 4 दलों को मिला करके, 5 दलों को मिला करके जनता पार्टी बनी। ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाई। 2.5 साल में सरकार गिरी। इसके बाद चरण सिंह आए, 6 महीने तक रहे, उनकी सरकार गई। उसके बाद 1980 में चुनाव हुए। श्रीमती गांधी का पुनः आगमन हुआ। 1980 से 84 तक श्रीमती गांधी रही। वैसे ही पुराना दमखम, वैसे ही पूरी ताकत, पूरी शक्तियां अपने हाथ में। 1984 में उनकी हत्या हुई। इसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी 1989 तक रहे। राजीव गांधी का लोकसभा में 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ था और परिणाम यह हुआ कि पूरी शक्तियां केंद्र में पुनः केंद्रित हो गई। 1989 के बाद से लेकर के लगभग 2014 तक मिली जुली सरकारों का समय रहा और जहां कहीं भी मिली जुली सरकारें होंगी, केंद्र सरकार उतनी स्ट्रांगली, उतनी दृढ़तापूर्वक कोई कदम राज्य सरकारों के विरुद्ध नहीं उठा सकती, क्योंकि उसकी अपनी डावाडोल होती है। यद्यपि कुछ सरकारें 5-5 वर्ष तक चली, जैसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, 5 वर्ष चली, लेकिन उनके विरुद्ध एक ठप्पा लग गया कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के लिए पैसे दिए थे। रिश्वतखोरी यहां पर हुई थी। कई घटनाएं इसी प्रकार की घटी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 24-25 दलों को मिलाकर उन्होंने सरकार की स्थापना की। स्ट्रांगनेस कहां आएगा? नहीं आ सकता। 2004 में चुनाव हुए। इस चुनाव में और उसके बाद 2009 में चुनाव हुए। इन दोनों चुनावों में यूपीए की सरकार बनी, जिसके नेता मनमोहन सिंह थे। यह 2014 तक की प्रवृत्ति रही। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के 2014 तक सौदेबाजी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, क्योंकि जहां एक से अधिक दल होंगे वे अपने दल की आड़ में केंद्र से सौदेबाजी करेंगी। आप हमको ये दीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। और केंद्र में भी सरकार अपने कुर्सी को बचाने के लिए उनके सौदेबाजी के सामने झुकने को बाध्य हुआ करती है। एक आपको बढ़िया सा उदाहरण देता हूं। मनमोहन सिंह के समय की बात है। टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, यूपीए सरकार के अंग थी और मनमोहन सिंह ने रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय टीएमसी को आवंटित किया था।
तो रेल मंत्री ने क्या किया, रेलवे टिकट दरों में बिल्कुल मामूली वृद्धि कर दी, मामूली वृद्धि कर दिया। और इसकी सूचना उस रेल मंत्री ने, जो कि टीएमसी के सदस्य थे, ममता बनर्जी को नहीं दिया। और जब बजट पेश हुआ संसद में, लोकसभा में, तब वहां पर जब रेल मंत्री ने अपना बजट भाषण देना शुरू किया, रेलवे बजट का भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे टिकट में 1 रुपए की या 50 पैसे की वृद्धि की गई है। तब ममता बनर्जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने उसी दिन उस रेल मंत्री को वापस बुला लिया, मतलब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र लेकर के उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को रेल मंत्री नियुक्त करवा दिया। मनमोहन सिंह बिल्कुल चुपचाप थे, वो एक शब्द भी इसके बारे में बोल पाने में सर्वथा असमर्थ थे। तो देखिए, जहां कहीं भी इसी प्रकार से सौदेबाजी वाली, जहां कहीं भी इसी प्रकार से मिलीजुली सरकार बनती है, तो छोटे छोटे दल भी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को आंख उठाकर देखते हैं, आंखें दिखाते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक बार जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आचार्य कृपलानी ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जब कभी भी अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है या मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है, तो उसे दल के अध्यक्ष से भी परामर्श लेना चाहिए। पंडित नेहरू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पंडित नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा होता है, यह प्रधानमंत्री यह तय करेगा कि मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए, किसको नहीं, किसको कौन सा विभाग दिया जाए। इसके लिए उसे किसी से संपर्क करने की, परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं। और तब फिर कृपलानी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये पंडित नेहरू का समय था और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय है। तो ये स्थिति रही, केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी रही, और जब मिलीजुली सरकार रहेगी तो स्वाभाविक है सौदेबाजी की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जा सकती है। और फिर 5वां है विरोध की प्रवृत्ति। 2014 से लेकर के आज तक, आज भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रवृत्ति ये हो गई है कि केंद्र सरकार जो भी करे, यदि राज्य सरकार भाजपा की नहीं है, केंद्र में भाजपा की सरकार है 2014 से 2023 आज तक, यदि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, तो वह निश्चित रूप से केंद्र सरकार के हर कदम का विरोध करेगा। विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति है। यदि वह भाजपा का सहयोगी दल नहीं है, निश्चित रूप से वह केंद्र सरकार की आलोचना करेगा, हर कदम का विरोध करेगा। विरोधी दल है, उसका काम है सरकार की गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना, सरकार की नीतियों में कमी दिखाना, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, विरोध करना नहीं है। लेकिन भारत में विरोधी दल जैसा शब्द इसके लिए चुना गया है। विरोधी दल विरोध करेंगे। तो आज यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि जहां कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है या भाजपा की सहयोगी दल की सरकार नहीं है, दूसरी सरकारें हैं, दूसरे दल की सरकारें हैं, वो हर कदम पर, हर चीज में केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए विरोध की राजनीति आजकल हावी हो गई है और इस प्रकार से भारत की संघीय व्यवस्था चल रही है। जहां तक किसी भी देश में संघात्मक व्यवस्था को निर्धारित करने वाले तत्वों का प्रश्न है, ये कुछ तत्व होते हैं जो किसी देश की संघात्मक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले है राजनीतिक तत्व, कि केंद्र में एक दल की सरकार है या बहुदलीय सरकार है, प्रांत में एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, प्रधानमंत्री का दल में क्या स्थान है, मुख्यमंत्री का दल में क्या स्थान है,
प्रांतों में जो सरकार है उस सरकार की स्थिति क्या है, उसे स्पष्ट बहुमत मिला है या 80-90% बहुमत के साथ वह काबिज है। ये सब चीजें केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। अभी नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल स्ट्रांग, पूरी शक्तियां बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोग कर रही हैं। राज्य सरकारें इधर उधर कुछ नहीं कर पा रही हैं। पक्षपात केंद्र सरकार पक्षपात नहीं कर सकती, वह राज्यों के साथ उचित व्यवहार करने की कोशिश में है। लेकिन राज्य सरकारों में भी यदि जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है, यहां पर 80% स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। अभी लगभग 75-80% सीट विधानसभा में कांग्रेस के पास है। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्ट्रांग हैं। तो ये चीजें ही संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। दूसरा है सामाजिक तत्व। यदि मान लीजिए किसी राज्य में किसी खास जाति, वर्ग या संप्रदाय का बाहुल्य है, तो वह एकजुट वह राज्य केंद्र से सौदेबाजी कर सकता है कि हमारे राज्य में इतनी इतनी सीटें हैं, जातीय आधार पर, वर्ग आधार पर, संप्रदाय या पंथ के आधार पर, और यदि इनको संतुष्ट करेंगे तो आपको वोट मिल सकता है, या इनको संतुष्ट करिए तो फिर आगे की राह आसान होगी। तो जहां पर जाति वर्ग का बहुत ज्यादा बोलबाला है, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार, तो वहां पर सौदेबाजी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तीसरा है भौगोलिक तत्व। यदि मान लीजिए कोई सीमावर्ती राज्य है, जैसे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, कई राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, नेपाल से मिलती है, तो इन सीमावर्ती राज्य अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। यह सौदेबाजी भी होता है कि हमारा राज्य सीमा में है, आप ये सुविधाएं दीजिए। फिर यदि मान लीजिए कोई राज्य बहुत बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह भी सौदेबाजी करने की स्थिति में रहता है। आपको एक उदाहरण दूं, ये विशेष राज्य की बात के बारे में थोड़ा सा संदर्भ देता हूं कि तेलुगु देशम नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा, वह भाजपा की सहयोगी पार्टी थी, भाजपा की सहयोगी दल थी, तो उसने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगा। केंद्र ने कहा हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, यदि आपको देंगे तो अन्य राज्य भी इसी प्रकार की मांग करेंगे, और ऐसी कौन सी बात है जो हम आपको विशेष राज्य का दर्जा दें। नायडू ने आंध्र प्रदेश की जनता को एश्योर किया था कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केंद्र ने बिल्कुल मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि नायडू दल से ही, भाजपा के सहयोगी दल से अलग हो गए। तो ये भारत में ऐसी सौदेबाजी होती है। और चौथा है आर्थिक तत्व। यदि मान लीजिए कोई राज्य प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से संपन्न है, यदि मान लीजिए कहीं पर कच्चा माल बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अथवा कोई राज्य कृषि की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, जैसे पंजाब हरियाणा, या कोई राज्य उद्योग धंधों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो ये राज्य भी संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो प्रत्येक देश की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उस देश के शासन के कार्यकरण को पूरी तरह से न केवल प्रभावित करती हैं, अपितु वे निर्धारित भी करती हैं। और इस प्रकार से एक देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, सबसे पहली बात भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न आता है। हमारे सामने या संविधान निर्माताओं के सामने यह प्रश्न नहीं था कि वे देश के लिए एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करें। उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके।
और देश की एकता और अखंडता के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना उन्होंने आवश्यक समझा। और अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि संविधान निर्माता गलत नहीं थी। दूसरी चीज, शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता का प्रश्न। जब जब केंद्र में शक्तिशाली सरकार बनी है तब तक देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। आप श्रीमती गांधी के शासनकाल को देख लीजिए, पंडित नेहरू के शासनकाल को देख लीजिए, आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल को देख लीजिए। जब जब केंद्र में शक्तिशाली सरकार बनी है, एक दल की सरकार बनी है, उसने देश को प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देखिए, भारत दुनिया में चौथे नंबर का आर्थिक शक्ति से संपन्न राष्ट्र बन चुका है। तो ये केंद्र में शक्तिशाली सरकार होने का परिणाम हमको साफ दिखाई देता है। और तीसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में 30 सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार और 29 राज्यों में 29 सरकारें। ये 30 सरकारें मिलकर के पूरे राज्य की पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रही हैं। इन सभी सरकारों के लिए नियमबद्ध समयबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं। चुनाव में जिसको भी बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनता है। सब कोई नियम के अनुसार काम करते हैं। सत्ता के हस्तांतरण में आज तक कोई बाधा नहीं आई। सब संविधानवाद के अंतर्गत रहते हुए काम कर रहे हैं। तो जब ये 30 सरकारें पूरे देश का शासन चला रही हैं, सभी राज्य सरकारें अपनी सीमाओं को जानती हैं, केंद्र सरकार भी अपनी सीमाओं को जानती है, तो फिर हम कैसे कहें कि भारत में एकात्मक तो ज्यादा विद्यमान है और संविधानवाद चल रहा है। संविधानवाद का मतलब होता है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम होना, सत्ता का हस्तांतरण होना। लेकिन देखिए, अमेरिका जैसे देश में जहां पर कि 225 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है संविधान लागू हुए, पहली बार 2021 में जब ट्रंप चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हुड़दंग मचाया था और आज उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही चलने वाली है। तो अमेरिका जैसे देश में भी जहां संविधानवाद भी एक बार प्रसंगत किया जा चुका है, भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और इन सब के पीछे सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद एक बात महत्वपूर्ण है, अमेरिका में राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी गई है और हम जब कभी भी किसी राज्य के संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो अमेरिकन राज्यों को प्राप्त स्वायत्तता की कसौटी पर हम दूसरे देशों के संघात्मक व्यवस्था का परीक्षण करते हैं। लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार से भारत में विघटनकारी तत्व विद्यमान हैं, ऐसे तत्व अमेरिकन व्यवस्था में कहीं पर भी नहीं है। जिस प्रकार से भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे शिक्षण संस्थाओं में लगाए जाते हैं और उसको समर्थन देने के लिए भारत में विरोधी दल के सदस्य पहुंच जाते हैं, यह प्रवृत्ति अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। तो जहां ऐसे विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हजारों लाखों लोग सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में देश में शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये सब का अंदाजा संभवतः संविधान निर्माताओं को नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी दूरदृष्टि दिखाई जिससे देश में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई और शक्तिशाली केंद्र का परिणाम यह निकला कि आज देश एक है, अखंड है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।